गोपाल थके कदमों से घर आया तो उसके घर में अंधेरा है। उसका दिल घबरा गया। वो जल्दी से अपने घर में घुसा तो देखा उसकी पत्नी वेणु खाट पर पड़ी कराह रही है। गोपाल ने वेणु का सिर छूकर देखा तो उसका सिर तप रहा था। उफ, इसका बुखार तो बढ़ता ही जा रहा है। वेणु, उठो वेणु, देखो मैं आ गया। वेणु धीरे से अपनी आंखें खोलती है और कहती है, आ गए तुम? क्या कोई नौकरी मिली आज? गोपाल मायूस हो गया। आज हफ्ते भर से यही तो हो रहा था। वो रोज सुबह घर से नौकरी की तलाश में निकलता था और शाम को इसी तरह धक्के खाकर वापस आ जाता था। गोपाल ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो एक छोटी सी राशन की दुकान में काम करता था। उसी पैसों से किसी तरह उनका गुजारा चलता था। मगर एक दिन दुकान के मालिक ने अपने किसी जान पहचान के आदमी को काम देने के लिए गोपाल को नौकरी से निकाल दिया। बस उसी दिन से गोपाल बेरोजगार घूम रहा था। इसी बीच एक दिन अचानक वेणु की तबीयत भी खराब हो गई। न ठीक से खाना मिल रहा था और न ही कोई दवा। इस कारण वेणु की तबीयत और बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन एक बार फिर गोपाल नौकरी की तलाश और शहर की सड़कों पर धक्के खाने के लिए तैयार हो रहा था। कल रात से उसने और वेणु ने कुछ नहीं खाया था। अभी वो घर से निकलने ही वाला था कि तभी उसके कानों में वेणु की लड़खड़ाती हुई आवाज आई, गोपाल, गोपाल। गोपाल घबराकर वेणु के पास गया और बोला, क्या हुआ वेणु? तुम ठीक तो हो ना? मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है गोपाल। मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा रहा है। गोपाल समझ गया कि ठीक से खाना और इलाज नहीं मिलने के कारण वेणु की हालत खराब हो चुकी है। तुम हिम्मत रखो वेणु, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। मैं अभी तुम्हारे लिए खाना और दवाइयां लेकर आता हूँ। इतना कहकर गोपाल बदहवास सा घर से बावला होकर बाहर निकल गया। पहले अपने पुराने सेठ और फिर अपने जानने वाले कुछ और लोगों के पास गया, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की। तब गोपाल को अपने दोस्त शेखर की याद आई। वो कभी उसी के स्कूल में पढ़ता था। शेखर के पिता का अपना बिजनेस था। अब शेखर ही अपने पिता का बिजनेस संभालता था। इतने सालों में गोपाल शेखर से कभी नहीं मिला था। गोपाल गरीब जरूर था मगर स्वाभिमानी था। वो गरीबी में जरूर रहता था मगर कभी अपनी दोस्ती की दुहाई देकर शेखर से मदद मांगने नहीं गया था। मगर आज उसे वेणु के सिवाय कुछ नहीं सूझ रहा था। आखिरकार वो शेखर के बंगले पर पहुंच गया। संजोग से उस समय शेखर अपनी पत्नी लता के साथ बंगले के सामने बने बगीचे में टहल रहा था। उसने गोपाल को पहचाना नहीं। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए? भूल गए शेखर, मैं गोपाल। अरे हम एक ही स्कूल में पढ़ते थे। पैसों की कमी के चलते मुझे पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। हाँ, याद आया। अरे बोलो, यहाँ कैसे और क्यों आए हो? गोपाल अपनी सारी परेशानी बताता है और शेखर से मदद मांगता है। शेखर कुछ कहता उससे पहले ही उसकी पत्नी लता कहती है, अरे वाह, अच्छा तरीका निकाला है भीख मांगने का, पुरानी जान पहचान का हवाला देकर। सुनो जी, एक पैसा भी मत देना इसको। इतना हट्टा कट्टा होकर भीख मांगने चला आया है। ऐसे भिखमंगों का मर जाना ही अच्छा है। सुन लिया या अभी और सुनना है? अब चलो दफा हो जाओ यहां से। हमने किसी की मदद करने का ठेका नहीं ले रखा है। गोपाल की आंखें भर आईं। शेखर के यहां से निराश होकर वो फिर किसी के पास नहीं गया। वहां से वो सीधा बस स्टैंड गया। उसका इरादा किसी बस के नीचे आकर अपनी जान देने का था। ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जब मैं अपनी वेणु को नहीं बचा सकता। ये सोचता हुआ वो किसी बस के नीचे आ जाता। इससे पहले ही उसके कानों में एक आवाज आई, ओ भाई, सामान उठाओगे? अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल ने देखा एक भारी भरकम सेठ उसे आवाज दे रहा था। देखो, काफी देर से यहाँ खड़ा हूँ। बस के निकलने का भी समय हो गया है। मेरे ये अनाज के कुछ बोरे हैं, इन्हें बस पर लाद दो, अच्छे पैसे दूंगा। गोपाल को तो जैसे भगवान ही मिल गए। उसने तुरंत इस काम के लिए हामी भर दी। हालांकि बोरे काफी भारी थे और 2 दिन से भूखे गोपाल के लिए उन्हें उठाना मुश्किल था। मगर आज वो वेणु को बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार था। उसमें जैसे हाथियों जैसी ताकत आ गई थी। जिस काम को 2 आदमी मिलकर भी 1 घंटे में पूरा नहीं कर पाते, उसे गोपाल ने आधे घंटे में ही पूरा कर दिया। सेठ ने उसे उसका मेहनताना तो दिया ही, साथ ही अच्छा खासा इनाम भी दिया।
उन पैसों से वो खाना और दवाई लेकर घर पहुंचा और सबसे पहले वेणु को खाना खिलाकर दवाई दी। खाना और दवाई खाते ही वेणु के चेहरे का तनाव ढीला हो गया और उसकी तबीयत सुधरने लगी। मगर तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? वहीं से जहां से पहले पैसे आते थे, यानी मेरी मेहनत से। अब भले मुझे कोई नौकरी न दे, अपने हिस्से की रोटी पैदा करना मैं जान गया हूं। बस फिर उस दिन से गोपाल रोज ही बस स्टैंड जाने लगा और वहां सामान उठाने का काम करने लगा। इससे उसकी अच्छी आमदनी होने लगी। एक दिन, आज काम से जरा जल्दी घर आना। क्यों? आज मैं तुम्हारे मनपसंद राजमा चावल बनाऊंगी। राजमा चावल का नाम सुनते ही गोपाल के मुंह में पानी आ गया। उसने खुशी से कहा, सच? तब तो मैं आधे दिन में ही वापस आ जाऊंगा। और जब उस दिन गोपाल और वेणु राजमा चावल खा रहे थे तभी गोपाल ने कहा, ये दुनिया के सबसे अच्छे राजमा चावल हैं। सारी दुनिया में ऐसे राजमा चावल कहीं नहीं। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने वेणु से कहा, वेणु, तुम इतना अच्छा राजमा चावल बनाती हो, मैं सोच रहा था कि क्यों ना इन्हें दुनिया को भी खिलाया जाए। मैं राजमा चावल की एक छोटी सी गाड़ी लगाने की सोच रहा हूं। आइडिया दमदार था। वेणु ने भी झट हामी भर दी। बस फिर क्या था, अपने बचे हुए पैसों से ही एक हफ्ते के भीतर ही गोपाल और वेणु ने राजमा चावल की एक छोटी सी गाड़ी डाल ली। वेणु के हाथों में सचमुच जादू था। जो भी एक बार उसके राजमा चावल खाता था वो बार बार उनकी गाड़ी पर आने लगा। इस तरह उनकी आमदनी भी बढ़ने लगी और 1 साल के भीतर ही उन्होंने ठेले से एक छोटा सा होटल खोल लिया। लेकिन ठेले से होटल तक का सफर तय करने के बाद भी दोनों अपनी औकात नहीं भूले। अभी भी वो दोनों ग्राहकों से बड़े ही प्यार से पेश आते थे और अपने होटल में हमेशा ताजा और साफ सुथरा खाना ही परोसते थे। धीरे धीरे उनके स्वाद का जायका शहर के लोगों की जुबान पर चढ़ने लगा। लोग दूर दूर से उनके होटल पर आने लगे। इस तरह गोपाल और वेणु ने एक ठेले से शुरुआत करते हुए एक के बाद एक उस शहर और उसके आसपास के इलाकों में अपनी कई ब्रांच खोली। एक दिन उसके होटल में एक सेठ अपने परिवार के साथ खाना खाने आया। उस समय गोपाल होटल में ही था और अपने मैनेजर से कुछ बातें कर रहा था। उस सेठ को देखकर गोपाल को अचानक कुछ याद आया। अरे सेठ जी, आप आइए आइए, मैं गोपाल दास, इस होटल का मालिक। सेठ को थोड़ा आश्चर्य हुआ। तब तक वहां वेणु भी आ गई। सेठ को परेशान देखकर गोपाल ने कहा, शायद आपने मुझे पहचाना नहीं सेठ जी। मैं वही आदमी हूं जिससे आपने कुछ सालों पहले बस स्टैंड पर सामान उठवाया था और पैसे दिए थे। अगर उस रोज आप नहीं मिले होते तो मैं यहां नहीं होता। वेणु, उस दिन जब तुम बीमार थी ना, तब मैंने हर किसी के सामने मदद के लिए हाथ फैलाया था और सब जगह से हार मानकर बस स्टैंड खुदकुशी करने चला गया था। मैं किसी बस के नीचे आ जाता, उससे पहले ही सेठ जी भगवान की तरह आए थे और मुझे काम दिया था। सेठ जी को सब कुछ याद आ जाता है। वो कहते हैं, नहीं नहीं, मुझे भगवान नहीं बनाइए। आज आप जो कुछ भी हैं अपनी मेहनत और लगन की वजह से हैं। नहीं सेठ जी, मेरे लिए तो आप भगवान ही हैं। मेरे होटल में आपका और आपके परिवार का खाना जब भी आप आए हमेशा मुफ्त रहेगा। भला कोई अपने भगवान से पैसे लेता है क्या? उसके बाद गोपाल और वेणु ने सेठ जी और उसके परिवार को खुद अपने हाथों से खाना परोसा और जब तक उन लोगों ने खाना खाया दोनों हाथ बांधे सेवक की तरह वहीं खड़े रहे। इस घटना के कुछ दिनों बाद जब गोपाल और वेणु अपने बंगले पर थे तब उनके चौकीदार ने अंदर आकर कहा, साहब, कोई औरत आपसे मिलना चाहती है। भेजो उसे। थोड़ी देर बाद एक औरत फटे हालत में उनके पास आई। गोपाल उसे देखते ही पहचान गया। वो कोई और नहीं, शेखर की पत्नी लता थी। मदद कीजिए, उनकी हालत बहुत खराब है। पिछले कुछ सालों से बिजनेस में लगातार घाटा हुआ है। इधर 2 दिन पहले उनको लकवा भी मार गया है। सरकारी अस्पताल में भर्ती हैं। क्यों, भूल गई उस दिन की बात जब मैं भी इसी तरह रोता हुआ तुम्हारे पास आया था और तुमने कहा था मैं पुरानी जान पहचान का हवाला देकर तुमसे भीख मांगने आया हूं। अब चली जाओ यहां से। यहां से तुम्हें कोई मदद नहीं मिलने वाली है। अरे, तुम भी कैसी बातें करते हो? आखिर जो भी हो, शेखर है तो तुम्हारा दोस्त ही।
जरूरी नहीं है कि उसने जैसा व्यवहार तुम्हारे साथ किया वैसा ही तुम भी करो। अभी इन्हें हमारी मदद की जरूरत है। ये वक्त पुरानी दुश्मनी निकालने का नहीं, एक दूसरे का हाथ थामने का है। जब मुसीबत आती है तब हमें अपने आपसी बैर भाव को छोड़कर ऊपर उठना पड़ता है। बात गोपाल की समझ में आ गई। उसने फिर न सिर्फ शेखर का अच्छी जगह इलाज करवाया, बल्कि बिजनेस फिर से शुरू करने में उसकी मदद भी की।